कहानी की शुरुआत स्वीडन के एक बेहद शांत और बर्फीले इलाके से होती है, जहां चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और सफेद चादर बिछी है। यहाँ एक छोटा सा लकड़ी का घर है जिसमें जैक अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड के साथ रह रहा है। जैक देखने में एक साधारण अधेड़ उम्र का इंसान लगता है, लेकिन उसके शरीर पर बना यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस का टैटू कुछ और ही कहानी बयान करता है। जैक असल में एक बेहद खतरनाक और पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी लशें गिरान में गुजार दी है। अब वो इस काली दुनिया को छोड़ चुका है और इंग्रिड के साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। इंग्रिड को जैक के अतीत के बारे में रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। उसके लिए जैक बस एक बेहद शरीफ और प्यार करने वाला इंसान है। अगली सुबह जब जैक और इंग्रिड एक जामी हुई झील के किनारे टहल रहे होते हैं तो जैक की परखी नजरें बर्फ पर कुछ फुटप्रिंट्स देखती हैं। इंग्रिड को लगता है कि ये किसी शिकारी के निशान होंगे, लेकिन जैक का अनुभव उसे बताता है कि खतरा बहुत करीब है। वो निशान किसी जानवर का पीछा करने वाले शिकारी के नहीं, बल्कि जैक का पीछा करने वाले कतिल के थे। जैक अपनी सुरक्षा को लेकर इतना चौकन्ना है कि वो फौरन इंगेरिड को खींचकर झाड़ियों के पीछे छुपा देता है। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली की आवाज आती है। हमलावर पेड़ों के बीच कहीं छुपा है। अब जैक का असली रूप बाहर आता है। वो अपनी जेब से एक सेमी ऑटोमेटिक गन निकालता है, जिसे देख इंग्रिड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि उसके सीधे साड़े जैक के पास हथियार कहां से आया। जैक बिना वक्त जया किए झड़ियों के पीछे से सटीक निशाना लगाता है और हमलावर को एक ही झटके में ढेर कर देता है। जैक का ये खतरनाक रूप देखकर इंग्रिड बुरी तरह से हम जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिस आदमी के साथ वो रह रही थी वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता मौत का सौदागर है। इंग्रिड घबराकर पुलिस को बुलाने की जिद करने लगती है, लेकिन जैक जानता है कि अगर पुलिस आई तो उसका पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। वो इंगेरिड को भरोसा दिलाता है और उसे वापस घर जाने को कहता है। जैसे ही इंगेरिड मुड़कर भागती है, जैक एक ऐसा खौफनाक कदम उठाता है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की हो। वो अपनी ही प्रेमिका की गर्दन के पीछे गोली मार देता है। जैक के लिए उसकी पहचान किसी भी रिश्ते से बड़ी है। वो जानता है कि इंग्रिड अब उसकी सच्चाई जान चुकी है और वो उसके लिए एक गवाह बन सकती है। अपने प्यार को बर्फ में तड़पता छोड़ जैक दूसरे हमलावर की तलाश में निकल जाता है और उसे भी बेरहमी से खत्म कर देता है। स्वीडन में हुई इस मुठभेड़ के बाद जैक समझ जाता है कि अब यहाँ रुकना खुदकुशी होगी। वो फौरन वहाँ से निकलकर इटली के शहर रोम पहुँचता है, जहाँ वो अपने हैंडलर पावल से मिलता है। पावल जैक का पुराना साथी है जो उसे नए मिशन और ठिकाने मुहैया कराता है। जब जैक उसे बताता है कि उसने सबूत मिटाने के लिए इंग्रिड को भी मार दिया, तो पावल उसे चेतावनी देता है कि इस काम में अकेले रहना ही उसकी भलाई है। पावल जैक को इटली के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे कैस्टेलवेचियो में छुपने के लिए भेजता है और उसे सख्त हिदायत देता है, किसी से बात मत करना और जैक सबसे जरूरी बात, यहाँ कोई दोस्त मत बनाना। जैक उस वीरा और सुनसान कस्बे में पहुंचता है जहाँ की गलियां किसी भूल भुलैया जैसी हैं। उसे लगता है कि यहाँ वो सुरक्षित है, लेकिन क्या वाकई जैक अपने अतीत से भाग पाएगा या फिर इटली की ये शांत पहाड़ियां उसकी आखिरी कब्र बनने वाली हैं। कैस्टेलवेचियो पहुंचते ही जैक को एहसास होता है कि ये जगह थोड़ी अजीब है। वहाँ के लोग नए चेहरों को शक की नजर से देखते हैं और माहौल काफी भारी है। जैक को लगता है कि ऐसी जगह पर वो ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा, क्योंकि वो अलग ही दिख रहा है। इसलिए वो एक बड़ा फैसला लेता है। वो वहाँ से निकलकर एक दूसरे खूबसूरत और थोड़े बड़े कस्बे कैस्टल डेल मोंटे में चला जाता है। यहाँ टूरिस्ट्स आते जाते रहते हैं, इसलिए जैक यहाँ एडवर्ड नाम का एक अमेरिकन फोटोग्राफर बनकर आसानी से घुल मिल जाता है। जैक यहाँ एक पुरानी बिल्डिंग में कमरा लेता है और अपनी पुरानी आदतों के मुताबिक सबसे पहले अपनी सुरक्षा का इंतजाम करता है। वो अपने बिस्तार के नीचे अपनी गन टेप कर देता है और रोज सुबह उठकर कस्बे की गलियों का मुआयना करता है ताकि भागने के रास्ते याद रहें। एक दिन जब वो एक गली में जा रहा होता है, एक पुराना वेस्पा स्कूटर उसके पास से गुजरता है और अचानक फट फट की आवाज होती है, लेकिन फिर उसे समझ आता है कि वो सिर्फ इंजन का बैकफायर था। इसी कस्बे में जैक की मुलाकात फादर बेनेडिक्टो से होती है। फादर बेनेडिक्टो एक तजुर्बेकार पादरी हैं जिन्हें लोगों को परखने की गहरी समझ है। वो जैक को एल अमेरिकनो कहकर पुकारते हैं और पहली ही मुलाकात में उसे वाइन पीने का न्योता दे देते हैं। जैक हिचकिचाता है, लेकिन फादर कहते हैं एक प्रीस्ट सब कुछ देखता है, जो जैक को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है। उनकी बातों में जैक को एहसास होता है कि वो उसकी असलियत के काफी करीब पहुंच रहे हैं। फिर भी जैक उनकी शख्सियत से मुतासिर होता है। इसी बीच जैक का हैंडलर पावल उसे फोन करता है और एक नए काम के बारे में बताता है। पावल कहता है कि ये काम जैक के लिए ही बना है और उसे गोली चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैक को अब एक बेल्जियन महिला मथिल से मिलना है। जब जैक मथिल से मिलता है तो उसे समझ आता है कि ये कोई आम औरत नहीं है। मथिल खुद एक खतरनाक शूटर है और वो जैक से एक खास किस्म की स्नाइपर राइफल और उसके लिए कस्टमाइज्ड बुलेट्स बनवाने आई है। जैक को राइफल के पार्ट्स और बुलेट्स तैयार करने का काम मिलता है, लेकिन मथिल के साथ काम करते वक्त जैक को हर पल ये डर रहता है कि कहीं ये कोई जाल तो नहीं। जब वो दोनों सुनसान वाड़ियों में राइफल की टेस्टिंग करते हैं तो जैक मथिल की रूथलेसनेस देखकर डर जाता है, लेकिन
तभी जैक की नजर एक बटरफ्लाई पर पड़ती है जो मथिल्ड के हाथ पर बैठी है। वो दोनों उस पल के लिए सब कुछ भूलकर उस बटरफ्लाई को देखने लगते हैं। एक ऐसा पल जहां दो कटिल थोड़ी देर के लिए इंसानियत महसूस करते हैं। क्या मथिल्ड वकाई जैक की क्लाइंट है या उसे खत्म करने आई है? और फादर बेनेडिक्टो जैक के बारे में कितना जानते हैं? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां जैक की तन्हाई में किसी की दस्तक होने वाली है। लेकिन क्या यह दस्तक उसकी जिंदगी बदल देगी या उसे मौत के और करीब ले जाएगी? अपने नए ठिकाने कासल डेल मोंटे में जैक का वक्त दो चीजों में कट रहा है। एक तरफ मथिल्ड के लिए उसकी कस्टमाइज्ड राइफल तैयार करना और दूसरी तरफ अपनी पहचान छुपाना। जैक रोजाना एक पुरानी फैक्ट्री में जाता है जहां वो बड़े ही ध्यान से राइफल के साइलेंसर और पार्ट्स को असेंबल करता है। उसका हर एक मूव इतना सटीक है कि लगता है वो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, मौत का एक शहकर बना रहा है। लेकिन इसी बीच जैक की मुलाकात एक प्रोस्टिट्यूट क्लारा से होती है। शुरुआत में यह सिर्फ एक जिस्म का सौदा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैक को क्लारा में वो सुकून मिलने लगता है जो उसे स्वीडन में इंग्रिड के साथ मिला था। क्लारा जैक की खामोशी और उसके डर को समझने लगती है। जैक जो हमेशा अपनी गन तकिए के नीचे रखकर सोता है, अब क्लारा की बाहों में थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंदने की हिम्मत करने लगता है। लेकिन डर जैक का पीछा नहीं छोड़ता। एक रात जब वो क्लारा के साथ बाहर होता है, उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैक की आंखें हमेशा आईने और पीछे मुड़कर देखने की आदी हो चुकी हैं। उसे एक काली गाड़ी दिखाई देती है जो हर मोड़ पर उसका पीछा करती है। जैक को शक होने लगता है कि स्वीडन के उन काटलों के साथ ही अब इटली तक पहुंच चुके हैं। दुश्मनी का ये साया अब जैक को इतना परेशान करने लगता है कि वो क्लारा पर भी शक करने लगता है। एक दिन जब वो क्लारा के बैग की तलाश लेता है, उसे उसमें एक छोटी पिस्तौल मिलती है। जैक का दिल बैठ जाता है। क्या क्लारा भी वही है जो वो सोच रहा है? क्या वो उसे मारने आई है? जैक क्लारा से सवाल करता है, लेकिन क्लारा रोती हुई बताती है कि इस शहर में एक अकेली लड़की के लिए अपनी हिफाजत के लिए वेपन रखना जरूरी है। जैक को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन एक सवाल अब भी उसके जहन में है, क्या वो वकाई क्लारा पर भरोसा कर सकता है? इसी दौरान मथिल्ड जैक से मिलने आती है ताकि वो राइफल का फाइनल टेस्ट कर सके। जैक उसे एक सुनसान पहाड़ी पर ले जाता है। मथिल्ड निशाना लगाती है और राइफल बिल्कुल वैसा ही काम करती है जैसा जैक ने प्रॉमिस किया था। लेकिन टेस्ट के बाद मथिल्ड जैक से पूछती है, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? जैक खामोश रहता है। दोनों जानते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ काम का है, लेकिन दोनों के बीच एक अनजन सा तनाव है। जैक अब थक चुका है। वो पावल को फोन करता है और कहता है कि ये उसका आखिरी मिशन है। वो इस दलदाल से बाहर निकालना चाहता है। पावल उसे मान जाता है, लेकिन उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक है जो जैक को खतरे की घंटी लगती है। क्या पावल वकाई जैक को इतनी आसानी से जाने देगा? कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जैक दलदाल से निकालना चाहता है, लेकिन क्या उसके दुश्मन उसे इतनी आसानी से छोड़ेंगे? जैक अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो क्लारा के साथ एक नई जिंदगी के सपने देखने लगा है। वो उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वहां उनके बीच एक गहरी बात होती है। जैक पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोलता है। हालांकि वो अपनी असलियत अब भी छुपाता है, लेकिन जैक का डर बिल्कुल सही था। एक शाम जब जैक एक सुनसान गली से गुजर रहा होता है, वहीं काली गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आती है। एक मर्द बाहर निकलता है और जैक पर गोली चला देता है। जैक अपने पुराने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाता है और पलट कर जवाब देता है। एक लंबी चेस के बाद जैक उस हमलावर को ढेर कर देता है। जब वो उसकी तलाशी लेता है तो उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसके होश उड़ा देता है। वो हमलावर कोई अनजान दुश्मन नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से जुड़ा था जो जैक के हर मूव की खबर रखते थे। जैक को समझ आ जाता है कि उसके रहने का ठिकाना अब लीक हो चुका है। वो फौरन पावेल को कॉल करता है और गुस्से में पूछता है कि दुश्मनों को उसका पता कैसे चला। पावेल हमेशा की तरह ठंडा और पुरस्कार रहता है। वो जैक को यकीन दिलाता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन जैक अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। वो जानता है कि इस खेल में कोई दोस्त नहीं होता, सिर्फ मकसद होते हैं। इसी दौरान फादर बेनेडिक्टो जैक को मिलने बुलाते हैं। वो जैक की आंखों में वो दर्द और गुनाह देख लेते हैं जो जैक दुनिया से छुपाना चाहता है। फादर उसे कहते हैं, तुम एक ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ कोई खुदा नहीं है, लेकिन तुम्हारा दिल अब भी माफी मांग रहा है। जैक के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं होता। वो जानता है कि उसने इतने खून किए हैं कि माफी शायद उसके नसीब में ही नहीं। जैक अब मथिल्ड के लिए वो खास राइफल और बुलेट्स तैयार कर लेता है। मथिल्ड उसे मिलने आती है और राइफल रिसीव करती है। वो जैक को पैसे देती है और दोनों के बीच एक आखिरी डील होती है। लेकिन जैक ने इस राइफल में एक ऐसी छोटी सी तब्दीली की है जिसके बारे में मथिल्ड को बिल्कुल पता नहीं है। जैक की इंश्योरेंस पॉलिसी थी। अगर ये राइफल उसके खिलाफ इस्तेमाल हुई तो नतीजा कुछ और ही होगा। अब वक्त आ गया है शहर के सालाना त्योहार का। गलियां लोगों से भरी हैं, हर तरफ रोशनी है और शोर है, लेकिन इसी भीड़ में मौत अपना निशाना ढूंढ रही है। जैक क्लैरा को लेकर उस प्रोसेशन में जाता है, ये सोचकर
कि भीड़ में वो सुरक्षित रहेगा। और क्या उसे पता है कि निशाना लगाने वाला ऊपर किसी खिड़की में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इटली का वो हसीन शहर अब मौत का मैदान बनने वाला है। शहर में त्योहार का माहौल है, हर तरफ भीड़ है, लोग भगवान की मूर्ति लेकर निकल रहे हैं, संगीत का शोर है, लेकिन इस शोर के पीछे एक गहरी खामोशी छुपी है। जैक क्लेरा का हाथ पकड़े हुए भीड़ में चल रहा है, लेकिन उसकी नजरें लगातार आसपास की छतों और खिड़कियों को स्कैन कर रही हैं। उसे एहसास हो चुका है कि उसका वक्त खत्म हो रहा है। ऊपर एक पुरानी बिल्डिंग की खिड़की में मैथिल्ड बैठी है। उसके हाथ में वही राइफल है जो जैक ने उसे बना कर दी थी। वो भीड़ में जैक को ढूंढ रही है। उसका निशाना सटीक है। जैसे ही जैक एक खुली जगह पर आता है, मैथिल्ड ट्रिगर दबाती है, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। राइफल गोली आगे निकलने के बजाय पीछे की तरफ फट जाती है। जैक ने राइफल के फायरिंग पिन में ऐसी कारीगरी की थी कि वो तीसरी या चौथी गोली पर फेल हो जाए। मैथिल्ड बुरी तरह जख्मी हो जाती है और नीचे गिरने लगती है। भीड़ में भागदौड़ मच जाती है। जैक क्लारा को सुरक्षित जगह भेज देता है और खुद उस बिल्डिंग की तरफ भागता है जहां से गोली चली थी। वो वहां पहुंचता है और देखता है कि मैथिल्ड मौत की घड़ियां जिन रही हैं। जैक उससे पूछता है, तुम्हें किसने भेजा था? मैथिल्ड की आखिरी सांस निकलने से पहले सिर्फ एक नाम लेती है, पावेल। जैक का दिल बैठ जाता है। उसका अपना हैंडलर, उसका साथी वहीं उसे खत्म करना चाहता था ताकि कोई भी लूज एंड बाकी न रहे। जैक अब समझ जाता है कि उसने जिन लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, उनके लिए वो सिर्फ एक पुराना औजार था जिसे अब फेंकने का वक्त आ गया था। लेकिन जैक अब हारने वाला नहीं था। वो भीड़ से निकलकर अपनी कार की तरफ भागता है, लेकिन रास्ते में उसका सामना पावेल से होता है। पावेल वहाँ खुद जैक का काम तमाम करने आया है। दोनों पुराने दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े हैं, लेकिन अब दोस्ती के लिए कोई जगह नहीं है। सन्नते को चीरती हुई एक गोली चलती है। पावेल वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन जैक को भी एक गोली लग जाती है। जैक जख्मी हालात में अपनी कार तक पहुंचता है। उसका शरीर साथ छोड़ रहा है, लेकिन उसके जहन में सिर्फ एक ही चीज है, क्लारा। उसने क्लारा से वादा किया था कि वो उनकी पुरानी जगह उस नदी के किनारे मिलेगा जहां उन्होंने बटरफ्लाई देखी थी। जैक कार चलाते हुए पहाड़ियों की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ता धुंधला होता जा रहा है। क्या जैक अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? क्या ये कहानी एक दर्दनाक मौत पर खत्म होगी, या जैक को वो माफी मिल पाएगी जिसका वो हकदार है? गोली जैक के पेट में लगी है। दर्द बेहद है, लेकिन जैक की हिम्मत उससे कहीं ज्यादा है। वो जानता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। वो अपनी कार को उन्हीं टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर दौड़ता है जहां वो कभी मैथिल्ड और क्लारा के साथ आया था। उसका विजन धुंधला हो रहा है। स्टीयरिंग व्हील पर उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन वो खुद को सोने नहीं देता। उसे हर हाल में उस नदी के किनारे पहुंचना है। रास्ते में उसे कारिनी भीले की गाड़ियां दिखती हैं जो शहर की तरफ जा रही हैं, लेकिन जैक अब उनके लिए एक साया बन चुका है। वो किसी तरह उस जगह पहुंचता है जहां क्लारा उसका इंतजार कर रही है। क्लारा दूर से जैक की कार को आते हुए देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उस लगता है कि उनकी नई जिंदगी अब शुरू होने वाली है। लेकिन जैसे ही कार थोड़ी दूर पर रुकती है, जैक की गर्दन नीचे झुक जाती है। वो पूरी कोशिश करता है कि वो कार से बाहर निकल सके, लेकिन उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया है। कार धीरे धीरे सरकते हुए एक पेड़ से जा टकराती है और वहीं रुक जाती है। कार का हॉर्न लगातार बज रहा है, एक ऐसा शोर जो इस शांतवाड़ी में जैक की आखिरी चीख जैसा लगता है। क्लारा घबराकर कार की तरफ भागती है। वो जैक को देखती है। उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उनमें अब वो पुराना डर नहीं है, एक अजीब सा सुकून है। जैक ने वही किया जो उसने वादा किया था। वो क्लारा के पास वापस आ गया, लेकिन एक मौत के सौदागर की किस्मत में सुकून से जीना शायद लिखा ही नहीं था। तभी कार के अंदर से एक छोटी सी सफेद बटरफ्लाई उठती है और ऊपर नीले आसमान की तरफ चली जाती है। ये वही बटरफ्लाई है जिसे जैक ने एंडेंजर्ड स्पीशीज कहा था। शायद जैक भी वैसा ही था, एक ऐसा इंसान जो इस दुनिया में अपनी जगह ढूंढते ढूंढते खुद खत्म हो गया। जैक की सांसें थाम जाती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रह जाती है। उसने अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को मरा था, लेकिन आखिरी वक्त में उसने किसी को बचाने की और किसी से प्यार करने की हिम्मत दिखाई। क्लारा की रोने की आवाज उस खामोश वादी में गूंजती है और इसी के साथ द अमेरिकन की ये दर्दनाक दास्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दोस्तों, जैक की कहानी हमें बताती है कि हम अपने पास्ट से कितना ही भागने की कोशिश क्यों न करें, वो हमें कहीं न कहीं आकर घेर ही लेता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और बताएं कि क्या जैक को माफी मिलनी चाहिए थी।